हिंदी साहित्य में आज सुनिए लब्ध प्रतिष्ठित लेखिका सपना सिंह की लिखी हुई कहानी अपनी सी रंगदीनी रे। समकालीन शीर्ष लेखिकाओं में शामिल सपना सिंह जी ने अपने लेखन की शुरुआत धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान के किशोर कालमों से की थी। प्रस्तुत है उनकी लिखी कहानी अपनी सी रंगदीनी रे। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। चारू, तुम भी आ रही हो ना हमारे साथ? लंच ब्रेक में उसकी मेज की ओर आती हुई मालती ने पूछा था। कहाँ भाई? उठते हुए उसने पूछा। लो, इनको कुछ खबर ही नहीं रहती। अरे भाई, इस बार अपनी गैंग ने कुल्लू का दशहरा देखने का प्लान किया है। अभय का कंफर्म था तो लगा तू भी साथ होगी। माने? उसने त्योरी चढ़ाई। अभय का कंफर्म था तो मेरा कैसे हो गया? तू उससे अलग है क्या? फिलहाल अलग ही हूँ। मूड क्यों खराब है देवी जी का? साथ नहीं आना चाहती? प्राइवेसी चाहिए तो ठीक है, पर बता तो, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? मालती ने आंखें चमकाते हुए कहा। मालती का आंखें चमकाना चारू को बहुत बुरा लगा। मूड खराब है नहीं, तुम खराब कर रही हो अपनी बातों से। मैं कहीं किसी के साथ नहीं जा रही, उसने तीखे स्वर में जवाब दिया। छुट्टियां यूं ही स्पॉइल करने का इरादा है क्या? मालती उसे यूं ही नहीं छोड़ने वाली थी। नहीं, स्पॉइल नहीं होंगी छुट्टियां। मैं गोरखपुर जा रही हूँ छुट्टियों में, अपने गांव। गोरखपुर? ये अभय की चौंकती आवाज़ थी जो पास आते हुए उसकी बात सुन चुका था। हाँ, दशहरे में पापा हर बार गोरखपुर जाते हैं। इस बार मुझसे भी कहा है आने के लिए। कई वर्ष से नहीं गई मैं। गोरखपुर जाओगी तुम? मालती ने आश्चर्य से आंखें फैलाई। हाँ, पापा का कहना है अभी जब तक मेरी शादी नहीं हुई है तब तक तो मैं आ ही सकती हूँ। फिर एक बार शादी हो गई तो लड़कियों का मायका ही छूट जाता है। भला गांव जाने का कहाँ होश रहेगा? पर यार, अभय के स्वर में निराशा के साथ थोड़ा गुस्सा भी छलक गया। अजीब बात है, चारू ने अपना प्रोग्राम बना लिया और उससे डिस्कस भी नहीं किया। कभी कभी वो बिल्कुल नहीं समझ पाता चारू को। पल भर में इतनी पास लगेगी और दूसरे ही पल अजनबियत से भरी हुई एकदम औपचारिक। अब यही देखो, गांव जा रही है और भनक भी नहीं लगने दी। पता नहीं फ्लाइट का टिकट कराया है या ट्रेन का। लंच ब्रेक ओवर हो गया था। सब अपने अपने टेबल की ओर चल दिए। अभय का फूला मुंह देखकर चारू समझ गई थी कि उसे बुरा लगा है। अब लगा है तो लगा करे। हर वक्त तो वैसी नहीं रह सकती जैसी उसे पसंद है। दोस्ती में स्पेस का भी तो अपना महत्व है। हर बात उसे बताना जरूरी है, ऐसा कोई एग्रीमेंट तो नहीं हुआ था उनके बीच। वो जब जाती तो बता तो देती ही। अब उसे कोई प्रोग्राम बनाने से पहले ही क्यों बताए या डिस्कस करे? फिर अभी तय भी तो नहीं है कि वो ये सब करेगी भी। क्या पता वो जाए ही ना कहीं भी, और क्या पता अकेली ही चल पड़े कहीं भी। उसके गोरखपुर जाने के नाम पर सभी जैसे तुनक गए थे। आखिर इसमें आश्चर्य करने जैसी क्या बात थी? दरअसल उन्हें चारू का यह फैसला किसी भी तरह से हजम नहीं हो रहा था। आखिर वो भी तो उन्हीं में से एक थी जो उन्हीं की तरह ये मानती आई थी कि उन्हें अपने पेरेंट्स की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारनी। एक अदद नौकरी पाने तक पढ़ते रहो, फिर खूब ठोक बजाकर शादी कर लो। शायद दुनिया में कहीं भी इतने स्टूपिड तरीके से विवाह नहीं होता होगा जैसा भारत में आज भी प्रचलित और प्रासंगिक है। यहाँ आप पढ़ लिख कर कितने भी ऊंचे पद पर पहुँच जाओ, बड़ी बड़ी कंपनी चलाओ, अपने कार्य क्षेत्र के बड़े बड़े फैसले लो, लाखों करोड़ों कमाओ, पर विवाह के मामले में आपसे अपेक्षा यही होती है कि आप इस मामले को अपने अभिभावकों पर छोड़ दें। भारत में एक विवाह योग्य लड़का लड़की के लिए मात्र उसके माता पिता ही चिंतित नहीं होते, बल्कि सारे रिश्तेदार, पड़ोसी, जान पहचान का हर व्यक्ति, यहाँ तक कि घर में दूध देने वाला, सब्जी देने वाला, घर की बाई भी चिंतित रहते हैं। लड़के के लिए अगर कोई रिश्ता आता तो सभी को दिलचस्पी हो जाती है। सभी को लड़की की तस्वीर में दिख रहे नाक नक्श पर टिप्पणी करने का अधिकार होता है। बस लड़का या लड़की की राय सबसे बाद में ली जाती है। चारू ने कितने ऐसे जोड़े देखे हैं जिन्हें देखकर हैरान होती रही है। बचपन में उसे याद है उसके पड़ोस में उसकी सहेली के बब्बा की। लंबे गोरे, कॉलेज में प्रोफेसर थे समीरा के बाबा। दर्शनीय व्यक्तित्व, ज्ञान से दीप्तिपाता चेहरा, पर दादी थी ठिगनी सी सांवली मोटी। पापा के दोस्त परिगत अंकल काले नाटे से, पर उनकी पत्नी रूपाली आंटी जैसे ब्यूटी क्वीन। ऐसे बेमेल शादियां खूब सक्सेस होती देखी हैं। विवाह, बच्चे,
बच्चों का कैरियर, उनकी शादी, नाती पोते और ज़िंदगी खत्म। विवाह, घूमना फिरना, दुनिया देखना, ये सब स्थगित मोड़ पर उन्हें वैसे नहीं जीना। जीवन आज में स्थित है। आज की पीढ़ी की तरह वो भी आत्मनिर्भर सोच की लड़की थी। आत्मनिर्भरता की पहली शर्त आर्थिक स्वतंत्रता होती है, उसे बखूबी पता था। अपने जीवन को चलाने के लिए उसे किसी और पे या फिर किस्मत पे नहीं निर्भर रहना। पैसा कमा सकना एक बड़ी लियाकत है, इस बात पर कोई संदेह नहीं। अपना पैसा एक अलग तरह का वजन पैदा करता है व्यक्तित्व में। लिहाजा उसने पढ़ाई के दौरान ही लक्ष्य बना लिया था। नतीजतन इस समय वो एक राष्ट्रीय बैंक में कार्यरत थी। अभय उसके साथ काम करता है। दोनों सहकर्मी ही थे आरंभ में। लंच टाइम में जो 3-4 लोगों का उनका ग्रुप साथ बैठता था, उसमें अभय भी शामिल था। धीरे धीरे दोस्ती हुई दोनों की, और अब ये दोस्ती की हद से कुछ आगे बढ़ चुके हैं, ऐसा उनके ग्रुप में सभी को लगता है। वो 4 लड़कियां एक फ्लैट शेयर करती हैं, 2 BHK। 2-2 लड़कियां एक कमरे में, किचन और हॉल कॉमन है। कई बार चारू अभय के फ्लैट में रह चुकी है, जब कभी उसका दोस्त शहर के बाहर गया होता है। अभय के दोस्त से भी वो परिचित है। वो एक दूसरे बैंक में कार्यरत है। जल्द ही उसका विवाह होने वाला है। लड़की उसके माँ बाप की पसंद की है। MSc B.Ed है। आजकल उसकी गैंग उसके वुड-बी के लिए यहाँ के अच्छे स्कूलों में जॉब ढूंढ रही है। इस महानगर में दोनों के काम किए बिना गुजारा भी तो नहीं। अभय पिछले बहुत दिनों से उससे बार बार कह रहा है, दोस्त की शादी के बाद वो दूसरे फ्लैट में चला जाएगा, तुम आ जाओ। हद है, ऐसा कैसे हो सकता है? माना इस महानगर में तमाम लोग ऐसे रहते हैं। क्यों नहीं हो सकता? बुराई क्या है? आखिर मुझे कोई दूसरा पार्टनर तो ढूंढना ही है, तो फिर तुम ही क्यों नहीं? इस महानगर में अकेले फ्लैट का खर्च उठाना सचमुच मुश्किल है, पर वो अभय के साथ एक ही घर में। ठीक है, वो दोनों साथ हैं। दिन भर मैसेज करना, वीकेंड साथ गुजारना, एक ही बकेट से पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देखना और कभी कभार साथ सो लेना, पर एक साथ साथ रहना, उसका मन इसके लिए हामी नहीं भरता। दफ्तर से वो जल्दी निकल गई थी। कुछ खरीदारी कर लेगी, पापा मम्मी बाबा दादी के लिए और छोटे भाई के लिए भी। सबकी पसंद की चीज़ें ढूंढने में समय तो लगता ही है। अभय भी पीछे पीछे लपकता हुआ उसके पास आया। जल्दी जा रही हो? हाँ, कुछ शॉपिंग करनी है। मैं चलूँ साथ? देख लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। फिर रुको, बता कर आता हूँ, कहकर अभय ऑफिस के भीतर चला गया। चारू खड़ी रही। कुछ देर में अभय बाहर आता दिखा और उसे इशारा करते हुए पार्किंग की ओर चला गया। अभय का फ्लैट ऑफिस के पास ही था, अतः वो बाइक से आता था। चारू दूर रहती थी, उसे लोकल से जाना आना पड़ता। अक्सर अभय ही उसे बाइक से स्टेशन तक छोड़ता। चारू जल्दी जल्दी गेट की ओर बढ़ी। अभय बाइक लेकर उधर ही आएगा। अभय के साथ शॉपिंग करने की चारू को आदत पड़ती जा रही थी। अभय बहुत रुचि लेता था और बहुत धैर्य भी था उसमें। थोड़ा भी इरिटेट नहीं होता था। बाइक खड़ा कर शॉपिंग बैग कंधे पर लटकाए कभी उसके पीछे पीछे इस दुकान से उस दुकान दौड़ता, तो कभी बाइक से टेक लगाकर अपने मोबाइल में व्यस्त उसका इंतज़ार करता। आज भी दोनों खूब थक गए। अभय ने दोनों के लिए अलग अलग बिरयानी पैक करवाई और उसे स्टेशन छोड़ने चल दिया। कब का टिकट है तुम्हारा? बाइक स्टेशन पर रोकते हुए उसने पूछा। कल दोपहर 3 बजे की फ़्लाइट है भोपाल की। सुबह ऑफिस नहीं आऊँगी, पैकिंग करनी होगी। लौटोगी कब? कुल 10-12 दिन तो लग ही जाएंगे। भोपाल से गोरखपुर की कब की टिकट है पापा लोगों की, अभी ये भी नहीं पता। गोरखपुर से फिर सब गांव जाएंगे। ये इस बार अचानक तुम गांव क्यों जा रही हो? कुछ खास बात है क्या? अभय के स्वर में संशय का पुट था। गांव जाकर मुझे शुचि बुआ से मिलना है, वहीं पास में गांव है उनका। ये कौन है, तुम्हारी बुआ? मेरी नहीं, मेरे पापा की बुआ लगती हैं। मेरी तो दादी लगेंगी, पर मैं और गोलू उन्हें बुआ ही कहते हैं, बल्कि सारे बच्चे ही उन्हें बुआ कहते हैं। लेकिन उनसे मिलने के लिए तुम्हें इतना उतावलापन क्यों? उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए उन्हें देखना चाहती हूँ। चारू अचानक उत्साह से बोली। पता है अभय, मैंने अब तक के अपने जीवन में शुचि बुआ जैसी सुंदर बुढ़ी औरत नहीं देखी है। अपनी जवानी में बेहद सुंदर रही होंगी वो। उनका जीवन भी अजीब सा रहस्यमय लगता है। कभी उनके जीवन पर एक कहानी लिखूंगी। अभय दिलचस्पी से सुन रहा था। चारू का बोलना उसे बहुत भाता था। जब अपने जीवन के सपनों, जीवन की प्लानिंग की बाबत उससे बात करती तो वो गहरे सुकून से भर जाता।
कोई किसी पर बहुत भरोसा करके ही उसे अपने सपनों के बारे में बता पाता है। चारू को यह भरोसा है उस पर। ये बात उसे बहुत सुकून देती है। उसे उस दिन का इंतज़ार है जब चारू के जीवन के सपने उसके साथ चलने के लिए तैयार हो। दशहरे में गोरखपुर जाना चारू के परिवार का नियम था। पहले बाबा ने और फिर पापा ने ये नियम बनाए रखा। गोरखपुर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर उनका गांव था। सिर्फ बाबा ही नहीं, बाबा के अन्य भाइयों के परिवार भी आते वहाँ। बाबा उत्तर प्रदेश सरकार में ही कार्यरत है और ज़्यादातर बस्ती, गोंडा, मऊ, देवरिया, आजमगढ़ में पदस्थ रहे। सबसे दूरस्थ पद स्थापना उनकी बहराइच जिला था। जबकि पापा प्राइवेट जॉब में थे और ज़्यादातर बड़े शहरों में पोस्टेड रहे। बावजूद इसके चारू के मम्मी पापा कुछ अपवादों को छोड़कर हर दशहरे में गोरखपुर गए। बचपन से ही दशहरे में गांव जाने का खूब उत्साह रहता था चारू को। हफ्ते भर का प्रोग्राम होता था जिसमें गोरखपुर जाना, फिर अष्टमी के दिन गांव जाना। अष्टमी की रात को गांव की औरतें दुर्गा जी के थान जाती थीं कढ़ाई चढ़ाने। मेला लगता था दुर्गा जी के थाना पर। गांव भर के परिवार की लड़कियां, बहुएं इकट्ठी होती थीं। नई दुल्हनें देखने में खूब मज़ा आता था। सोचते हुए चारू के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। राम रतन सिंह, चारू के बाबा, रिटायरमेंट के बाद गोरखपुर में मकान बनवाकर रह रहे थे, जहाँ से उनका गांव मात्र 30 किलोमीटर पर था। गोरखपुर में ही अन्य भाइयों के परिवार भी थे। कुछ लोग इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली जैसे शहरों में भी बस गए थे। अपने गांव से कुछ दूरी पर ही अपनी बुआ द्वारा मिले ज़मीन के अपने हिस्से पर उन्होंने फार्म हाउस बना लिया था। इस ज़मीन के 7 हिस्से हुए थे। 3 भाई उनके और 4 चचेरे। सब ने अपनी ज़मीनों पर कुछ न कुछ कर रखा था। किसी ने एकदम सामने सड़क के किनारे दुकानें बनवा लीं, तो किसी ने पोल्ट्री फार्म खोल लिया। ये सारा कुछ इधर के 4-6 वर्षों में डेवलप हुआ। पहले इस ज़मीन पर संयुक्त रूप से गेहूं की फसल होती थी अधिया पर, फिर उसका हिस्सा बढ़ जाता। शहर वाले अपना हिस्सा बेच देते। दादी ही जाती थी ये काम करने और लौट कर तो पैसा बाबा को नहीं देती थी। ई हमार है। दादी को फार्म हाउस बिल्कुल नहीं सुहाता था। इतना पैसा लग गई पर मिलेला कुछ नहीं। बीए पास दादी ठेठ भोजपुरी में कहती। पिछले साल इतना आम भइल रहे पर अचारों डाले का नाही पैनी जा। बाबा को शौक था बागवानी का। जब तक नौकरी में रहे सरकारी आवास में आगे पीछे खूब ज़मीन रहती, चपरासी रहते तो खूब अपने मन के पेड़ पौधे लगाए। आलू, प्याज, लहसुन उगाए। अब गोरखपुर के मकान में कुछ गमलों में फूल पौधे उगा कर उनका जी नहीं भरता, लिहाजा फार्म हाउस बनवा लिए। आम, पपीता भले न खाने को मिले पर तैयार हो रहे सागौन तो बाबा के गर्व का कारण थे ही। गाड़ियों का काफिला गोरखपुर से निकल चुका है। काफिला मतलब चारू के पापा की गाड़ी और पापा के तीनों चचेरे भाइयों की गाड़ी। और क्या पता आगे पीछे और भी पट्टीदारी के लोगों की गाड़ियां मिल जाएं। ज़्यादातर लोग अष्टमी को ही तो गांव पहुंचते। काका हो, ऐसा होता तो एक जनी के हे हमें भेज दे, जगह बाटे। सुधीर ताऊ ने बगल से कार निकालते हुए चिल्लाकर कहा। वैसे भी चारू को लगता है कि इस फैमिली में सबको खूब चिल्लाकर बात करने की आदत है। कोई बाहरी व्यक्ति सुन ले तो सोचे झगड़ा हो रहा है। सचमुच इस गाड़ी में ऐसा तो था ही। गोलू फौरन उतरकर सुधीर ताऊ की कार में चला गया। चौमासे का आखिरी पखवाड़ा, हवा में घुली हुई नमी। नौसर चौराहे पर इनकी कार पेट्रोल भरवाने रुकी तो बाकी गाड़ियां आगे निकल गईं। चल सबे आगे पीछे पहुँचबे करी, जल्दी का बा। बाबा सिगरेट सुलगाते हुए बोले। आगे की बात खांसी में दब गई। बाबा, आपको डॉक्टर ने मना किया, चारू ठुनकते हुए बोली। अरे बेटा, बहुत कम हो गई बा, 4 पैकेट से 2 पैकेट। पापा, आप शुचि बुआ के यहाँ भी जाने को कह रहे थे ना? चारू के पापा ने अपने पापा यानी चारू के बाबा से पूछा। हाँ, बहुत बीमार है सुचि दीदा। सुचि यानी चारू के बाबा की चचेरी बहन, बबुआ के सौतेले बड़े भाई की छोटी बेटी। तीनों बकरी में इकलौती बेटी थी तब वो। पापा, हम भी चलेंगे आप लोगों के साथ, चारू ने उत्साह में भरकर कहा था। दादी का मुंह बन गया था। सुचि बुआ के नाम पर दादी का बना हुआ मुंह देखने की तो चारू को बचपन से आदत थी। कल जाइब रउरे, आज कहाँ टाइम मिली, दादी भुनभुनाई। अरे तू लोगन के घरे छोड़कर हमनी के निकल जाए, शाम तक आ जाए के, बाबा बोली। हम भी चलेंगे, चारू ने फिर दोहराया। क्यों, तुम नहीं चलोगी दुर्गा जी के थाने? दादी अपने पोता पोती से खड़ी हिंदी में बोलती हैं। दादी, कढ़ाई तो रात में चढ़ेगी, तब तक तो हम लोग आ जाएंगे। सुचि यानी सुचिता।
चारू के बाबा की दो पत्नियां। पहली पत्नी से एक संतान हुई, बाबू जगत नारायण। अंग्रेजों के ज़माने के कलेक्टर हुए। जब 10 वर्ष के थे तभी माता जी चल बसी थीं। वे माता से कभी माँ सा स्नेह नहीं मिला। हाँ, दोनों सौतेले छोटे भाइयों पर और छोटी बहन पर जरूर उनका अपार स्नेह रहा जीवन पर्यंत। बहन दमयंती ने जब अपनी जमीन सगे दोनों भाइयों के नाम करके सौतेलापन जताया, तब भी उनके स्नेह में कमी नहीं आई। दोनों भाइयों के कुल 7 जीते पुत्र थे। कुंवर नारायण के 4 और राम नारायण के 3। इन्हीं राम नारायण के 3 पुत्रों में छोटे पुत्र थे राम रतन सिंह, जिनकी पोती थी चारू। जगत नारायण के 2 पुत्र आद्या, विद्या और पुत्री सुचिता थी। 9 भाइयों में अकेली सुचिता का परिवार में बड़ा सम्मान था। बाबू जगत नारायण जी जब अंग्रेजों की कलेक्ट्री को ठोकर मार कर गाँव लौटे थे तो दोनों बेटों और बेटी को बनारस हॉस्टल में डाल आए थे। गर्मी की छुट्टियों में सारे बच्चे फूआ के पास चले जाते। बड़ी जमींदारी थी फूआ की। ससुराल में सगा कोई न था। पति की मृत्यु सांप के काटने से हो गई थी। कोई बच्चा भी नहीं था। फूआ का सारा प्यार दुलार अपने भतीजों भतीजी पर बरसता। बच्चे भी फूआ क्या खूब मज़ा करते पूरी गर्मी की छुट्टियों भर। फूआ बड़ी व्यवहारी थी। ससुराल में सगा कोई न था, पर पट्टीदारों से खूब बनाकर रखती। हर पट्टीदार यही सोचता फलाना वो उन्हीं की सगी हैं और उनका हिस्सा तो उन्हें ही मिलेगा। बड़ी सी हवेली थी फूआ की। बड़े बड़े हाथी दरवाजे पर, ढेर सारे नौकर चाकर। हवेली के अंदर भी बड़े बड़े कई आंगन। बुआ के चचेरे ससुर लोगों का परिवार भी खूब बड़ा था। कुछ लोग बाहर शहरों में भी रहते थे। वो और उनके बच्चे भी छुट्टियों में आते। फूआ के बड़े ससुर के छोटे बेटे का परिवार कलकत्ता में रहता था। छुट्टियों में वो भी आते। उनका बेटा राजकुमार सिंह फूआ को ससुराल में एकमात्र प्रिय व्यक्ति। आज उन्हीं राजकुमार सिंह के साथ कैसे तो संबंध बताया जाता है शुचि बुआ का। चारू ने घर में दादी और मम्मी या अन्य औरतों के बीच बुदबुदाहटों में चलती बातों का सिरा पकड़ने की कितनी तो कोशिशें की हैं, पर हमेशा नाकामयाब रही है। चारू ने बचपन में राजकुमार बाबा को भी देखा है, गोरखपुर वाले घर में। बाबा से मिलने आते थे कभी कभार। क्या भव्य रूप था। ऐसा गोरा रंग कि घोप दो तो खून बहने लगे। सचमुच के राजकुमार लगते थे राजकुमार बाबा। लेकिन इनके साथ शुचि बुआ का क्या रिश्ता। शुचि बुआ क्या कम सुंदर थी। चारू ने पहले कभी इतनी सुंदर बूढ़ी औरत नहीं देखी थी अपने जीवन में। एक अलौकिक आभा में लिपटा उनका व्यक्तित्व कितनी रहस्यमयता समेटे था। उनका जिक्र आने पर दादी की बुड़बुड़, का फ़ायदा ये सब शान टंटा का। अपन घर दुआर आदमी बच्चा सब छोड़ यहाँ बैठी हैं। अरे कौन आदमी बिना मतलब के केहू औरत के नामे घर जमीन बाग बगीचा लिख दी। अपनी सगी ब्याही स्त्री के नाम तो जल्दी कौना आदमी कुछ लिखते नहीं। बाप दादा के नाम पर कालिक पोत अपने शान से रहत वाली कुलबोरनी। हाँ, उन्हें कुलबोरनी ही माना जाता था। लड़कियों के कमज़ोर कंधों पर जो 2 घरों की इज्जत का बोझ सवार रहता है, शुचि बुआ ने उसे अपने कंधों पर लेने से इनकार कर दिया था। माँ ने परिभाषाओं के तहत ना तो सुशील बेटी साबित हुई और ना ही सुलक्षणा बहू। एक साथ 3-3 खानदानों की अगली पिछली सभी यशगाथाओं पर धूल झोंक दी उन्होंने। पर शुचि बुआ के बारे में कही गई रहस्यमय कथाएं चारू के गले नहीं उतरती थीं। कैसा दैवीय रूप था उनका और कैसी निश्चल चेहरे की भाव भंगिमा। कभी कभी वो गोरखपुर वाले घर में भी आती थी जब कहीं बाहर जाने के लिए उन्हें ट्रेन पकड़नी होती। उनके इस बाहर जाने को भी संदेह से देखा जाता। फुसफुसाहटों में ये भी अफवाह रहती कि वर्ष में एक बार वो 15 दिन के लिए किसी न किसी पहाड़ पर जाती थी और वहाँ राजकुमार सिंह उनसे मिलने आते थे। उनका टिकट वगैरह राम रतन ही कराते थे। वो कहाँ गई हैं, कब लौटेंगी, ये सब उनको पता होता था। उनके लौटने वाले दिन कन्हई सुबह ही कार लेकर गांव से आ जाता था। वैसे ही कार चीज़ सामान से भरी होती। मौसमी फल और सब्जियां तो जब भी किसी काम से उनकी कार शहर आती तो बुआ भिजवाती ही रहती। चारू को ये बात भी बड़ी अजीब लगती कि मम्मी दादी और गांव में भी बाकी लोग शुचि बुआ के बारे में कितनी बातें बनाते हैं, पर उनके सामने उन्हें पूरा आदर मान देते हैं। शुचि बुआ को पता था दशहरे के समय उनके मायके के सातों बकरी के लोग जुटते ही हैं। वो 9वीं या 10वीं के दिन जरूर आ जाती सबसे मिलने। अंदर बरामदे में तख्त पर बैठी शुचि बुआ कितनी भव्य लगती थी। कन्हई घर के नौकरों के साथ मिलकर कार से सामान निकालता। हर छोटे बड़े के लिए बुआ कुछ ना कुछ ले आती। पिछली गर्मी तिरुपति बालाजी गई थी दर्शन करने, सबके लिए कांजीवरम ले आई। मसूरी से लाई थी एक गर्म शॉल।
गरज ये कि हर प्रांत का मशहूर सामान कपड़ा सूची ले आती और औदार्य से सब में बांट देती। उनके सामने सभी उनकी भव्यता से चमत्कृत रहते और उनके जाते आलोचना का पिटारा खुल जाता। उनकी लाई हुई वस्तुओं को प्रकट में मुंह बनाते हुए स्वीकार्य होता, बाद में बड़े जतन होते उन सामानों के। वो सामान कीमती तो होते ही थे, बेहद नफीस भी होते थे। सुची बुआ के कॉटेज नुमा घर के सामने कार रुक गई थी। चारों तरफ हरियाली और बीच में लाल सफ़ेद रंग से पुता हुआ उनका घर। दीवारों पर गेरू और चूने से ग्रामीण चित्र उकेरे हुए थे। लाल बजरी की सड़क और दोनों ओर सुंदर क्यारियों में फूल लगे पौधे। छोटा सा लॉन जिस पर बेंत की 2 कुर्सी और एक मेज रखी थी। कुर्सी पर राजस्थानी टाई एंड डाई प्रिंट वाली गद्दी और कुशन। बरामदे में टेराकोटा और चीनी मिट्टी के गमले, हाथी घोड़े। दीवार पर ध्यान मुद्रा में भगवान बुद्ध का बड़ा सा ऑयल पेंट किया हुआ चित्र। बरामदे में ही एक तखत भी था जिस पर भी राजस्थानी दीवान सेट बिछा था। गमलों में पाम, क्रोटन आदि सजावटी पौधे लगे थे। 2 झबरे कुत्ते उसी पर चढ़कर बैठे थे। घर से सटा ही स्कूल था। घर के पीछे गाय भैंसों की जगह, गेट पर दरबान, बगीचे में माली। शांति देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल, एक बार चारू ने पूछा था। बाबा, ये शांति देवी कौन थी? राम रतन सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो बताते ये राजकुमार दादा की माँ का नाम था तो चारू और कई सवाल करती। उनकी माँ के नाम से स्कूल में सुची बुआ सर्वे सर्वा कैसे? ये स्कूल तो बुआ का है ना? कन्हई बाहर ही खड़ा था, सुची बुआ का अनन्य सेवक। अरे बाबू साहेब, आई आई, दीदी बड़ी बेराम बाली, खटिया से लग गई हैं। राम रतन सुची इस दिद्दा के कमरे की ओर जाते सोच रहे थे, दिद्दा कितना और चल पाती। राजकुमार दादा मई में गुजरे थे। खबर पाकर वो सीधे दिद्दा को बताने आए। दिद्दा ने सुना, क्षण भर आंख बंद कर दोनों हाथ जोड़ माथे से लगा लिए थे। उस चेहरे का तेज क्षण मात्र में बिला गया था। उठकर अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर ली थी। वो बाहर बैठे दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करते रहे थे। बहुत देर बाद जब दरवाज़ा खोलकर वो बाहर आई थीं तो क्षण भर तो राम रतन उन्हें पहचान ही नहीं पाए थे, जैसे जीवन ही ना हो वहाँ। चेहरे का सारा तेज किसी ने जैसे निचोड़ लिया हो। पल भर में वर्षों की बीमार असहाय। तभी वो जान गए थे दिद्दा उसी ओर चल दी हैं जिधर राजकुमार दादा गए हैं। मात्र सांस चलना ही जीवित होना नहीं होता। रतन, नदी तरफ जा रही हूँ, चलोगे साथ? राम रतन बिना कुछ पूछे चल दिए थे दिद्दा के साथ। कन्हई ने कार सड़क पर ही रोक दी थी। आगे नदी तक पैदल ही जाना था। कभी कभी सुची आती थी यहाँ, बाकी गांव वाले इस तरफ नहीं आते थे। मुख्य घाट पर ही भीड़ भाड़ नाव की आवाजाही रहती थी, इस तरफ नहीं। नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठकर उस पार उनकी आंखें टिक गई थीं। उधर बांध के पार राजकुमार सिंह का बगीचा था, फिर उसके बाद उनकी कोठी। उस कोठी की सबसे ऊपरी मंजिल से सामने का बगीचा, बांध और फिर बहती हुई राप्ती दिखती थी। जैसे यहाँ बैठी दिद्दा को कोठी का ऊपरी हिस्सा बस नजर आता था। दिद्दा जानती थी बड़े आदमी अपनी ही ज़मीनों पर आग पाते हैं। राजकुमार सिंह भी अपने बगीचे में कहीं जलाए गए होंगे। उनके राख फूल यहीं इसी नदी में विसर्जित किए जाएंगे। कुछ क्षण बैठकर वो वापस आ गई थी। बाद में राम रतन को कन्हई से पता चला था, वो अक्सर वहाँ जाकर बैठने लगी थी। दिद्दा हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई थी। आओ रतन, अच्छा किया आ गए, हम कन्हई से संदेशा पठाने वाले थे। कौनो काम था दिद्दा? अब कौन काम भैया, अब तो चलने की बेरा है। बस अपने हिसाब में किसी का कुछ बचा न रह जाए। आप निश्चिंत रहो दिद्दा, जैसा आप चाहती हैं सब व्यवस्था हो जाएगी। बस भैया, ई कन्हई हमें छोड़े कर तैयार नहीं। शमशान घाट तक पहुंचा के ही हमार पिंड छोड़ी ई बहुरुआ। कन्हई कहना चाहता था, कैसे छोड़ दे साथ, मालिक को वचन दिया था दुनिया पलट जाए पर अपने जीते जी सुची दीदी का साथ न छोड़ब। मालिक इतनी शांति से आंख मूंद लिए, जानते थे उनकी सुची के साथ कन्हई है। चारू सुची बुआ की लाइब्रेरी में घुसी थी। इस घर का यूं तो हर कोना उसे खींचता था, पर लाइब्रेरी उसकी सबसे पसंदीदा जगह थी। पापा बाहर बाग बगीचे और स्कूल की नई बन रही बिल्डिंग देखने में व्यस्त हैं। बाबा और सुची बुआ जाने कौन सी गूढ़ वार्ता में लगे हैं। बाप रे, कितनी तो किताबें थी बुआ के पास, ज़्यादातर भाषाओं के क्लासिक्स के हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद। बिस्तर लगी कृशकाय काया को देख राम रतन सिंह की आंखें भर आई थीं। कैसा एकांत चुन लिया था दिद्दा ने। कलेक्टर साहब अपनी बेटी को राजरानी से कम कहाँ मानते थे। दिद्दा थी भी तो तीक्ष्ण बुद्धि और नाजुक मिजाजी की बेजोड़ संगम।
नाक पे मक्खी न बैठने देने वाला तेवर आए दिन कोई ना कोई मसला खड़ा करता। अम्मा कपार ठोक लेती, हे ठाकुर जी, ई लड़की के सद्बुद्धि देई, रौरा दुनिया में कहाँ खपी है ई बचिया। अट्टीदारी पट्टीदारी रिश्तेदारी के जितने भाई लोग थे वो अपनी बीवियों को उनसे दूर रहने की हिदायत देते। ओकर दिमाग तो खराब बटले बा, तूहू लोगन अपना दिमाग खराब कईल। हर गलत बात की मुखालफत करना माने दिमाग खराब होना मान लिया जाता। अम्मा समझा समझा के हार गई। क्या ज़रूरत है नेतागिरी झाड़ने की, और वो भी घर में। सुची के कान में जूना रेंगती अम्मा की फटकार से। वो तो अपने ही नियम कानून से चलती थी। कभी बड़की अम्मा की बहू को झिड़कती, क्यों आप बड़की अम्मा की बातें चुपचाप सुन लेती हैं? वो आपको, आपके सारे खानदान को जब जो चाहे कह दें। आपके मुंह में जबान नहीं दी ईश्वर ने, कम से कम विरोध तो कर सकती हैं। कैसी बेटी हैं आप? कोई मेरे अम्मा बाबूजी को एक शब्द तो कह के निकल जाए, मुंह ना तोड़ दूँ उसका। कभी अपनी छोटी भाभी पर बरसती, भाई साहब जब चाहे तब आप पर चिल्ला पड़ते हैं बिना बात के, आपको गुस्सा नहीं आता? ऐसी थी सुचित्रा। बरसों बरस हुए उस छूटे हुए वक्त को। फूआ का घर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सारे बच्चे वहीं इकट्ठा थे गर्मी की छुट्टियों में। फूआ की बड़ी सी हवेली, और हवेली के भीतर भी कई खंड। वो दिन क्या कभी भूल सकते हैं राम रतन सिंह? वो और राजकुमार सिंह फूआ के पास बैठे थे। राजकुमार दादा अपने कॉलेज हॉस्टल के किस्से सुना रहे थे और राम रतन बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे थे। यो भी राजकुमार दादा की हर बात उन्हें प्रिय थी। और भी बच्चे थे वहीं, कोई कैरम खेल रहा था तो कोई नदी नहाने चलने का प्लान बना रहा था। सुची नहीं थी वहाँ, वो ऊपर कमरे में लेटी कोई किताब पढ़ रही थी। फूआ के घर की लाइब्रेरी बहुत समृद्ध थी, कई दुर्लभ किताबें वहाँ मौजूद थीं। कहते हैं फूफा बहुत शौकीन थे किताबों के। देश विदेश के क्लासिक्स उनकी लाइब्रेरी में मौजूद थे। बेचारे ने जीवन ही बहुत कम पाया था। विवाह को साल भर भी नहीं बीते थे कि गांव के बड़के पोखर में डूबने से उनका देहांत हो गया। बुआ को उस लाइब्रेरी और उसकी किताबों से विरक्ति थी। समय समय पर साफ़ सफाई करवा देती थी, और जब गर्मी की छुट्टियों में उनके मायके और ससुराल के सारे बच्चे इकट्ठे होते तो लाइब्रेरी खुलवा देती। उन्हें पता था उनकी भतीजी शुचि, भतीजा राम रतन और चचिया जेठ के पुत्र राजकुमार इस लाइब्रेरी के परम लालची हैं। शुचि को तो किताबों के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। किताब हाथ में हो तो उसे दीन दुनिया का ख्याल ही नहीं रहता। आज भी सारे बच्चे यहाँ बैठे हैं और वो ऊपर कमरे में किताब में लगी है। एकाएक शुचि दिद्दा द्वार पर प्रकट हुई थी, बदहवास। राजकुमार ने अपने बड़े फूफा साहब को तेजी से आंगन पार करते बाहर जाते देखा था। शुचि का चेहरा देख वो दंग था। गुस्सा, अपमान, बेचारगी। बुआ जाने क्या समझी, वो शायद और कोई नहीं समझ पाया, या शायद राजकुमार भी समझ गए थे। शुचि हकलाते हुए कहने की कोशिश में थी, बुआ वो, पर उमड़ पड़ी रुलाई में उसकी बात पूरी नहीं हो पा रही थी। पर फूआ ने आंखें तरेर कर उन्हें चुप कराया था। बस चुप, खबरदार जो एक शब्द कहा। क्या जरूरत थी अकेले ऊपर के कमरे में पसर कर किताब पढ़ने की? जमाना तब भी वही था, बड़ी सी हवेली, ढेरों परिवारजन, उससे ढेरों नौकर चाकर। पर लड़कियों के लिए तब भी घर के अंदर का एकांत भी वर्जित था। घर के अंदर भी उन्हें एक अनजाने शत्रु की उपस्थिति से भयभीत रहना होता था। असावधानी का नतीजा उन्हें ही अपराधी ठहरा कर दिया जाता था। राम रतन सिंह को वो सारी बातें आज भी याद थीं। ये भी कि मंदिर वाले चबूतरे पर अकेले बैठी शुचि दिद्दा कैसे तो तमतमा गई थी। बेचारगी में आंखें छलक आई थीं। राजकुमार दादा ने उनके गुस्से और अपमान से लाल पड़े चेहरे को देखा था और उनके पास बैठ उनके दोनों हाथ थाम लिए। सिर्फ एक बात सुनो, जीवन में कभी भी गलत बात नहीं सहोगी, किसी की भी नहीं। मुझे यही गुस्से वाली तमतमाती शुचि पसंद है, ऐसे ही रहना हमेशा। पर कहाँ रह पाई थी शुचि दिद्दा वैसी ही, उनकी पसंद की शुचि बनकर हमेशा। विवाह हुआ जमींदार परिवार में, पति परिवार के सबसे छोटे और सबसे बिगड़े बेटे थे। विवाह के बाद जब जिम्मेदारी पड़ती है, अपना परिवार बनता है, तो अच्छे अच्छे बिगड़ैल बाद में सुधर जाते हैं। इसी सनातन सोच से छोटे ठाकुर के अम्मा बाबूजी भी ग्रसित थे। वैसे भी ठाकुर परिवारों की तो पहचान ही यही है। रातों की महफिल, दोस्तों के साथ कई कई दिन के लिए शिकार पर निकल जाना, पीना पिलाना। आखिर जवान जहाँ लड़का और क्या करे, नौकरी तो करनी नहीं उसे किसी की। शुचि का रिश्ता लेकर जब पंडित जी आए तो उनकी बड़ी खातिर हुई और मेहमान खाने में ठहराया गया। रात में खाने के लिए जब ठाकुर साहब भीतर आए तो पत्नी को शुचि की फ़ोटो जब पंडित जी ने दिखाई तो ठकुरानी तो तुरंत मुग्ध हो गई।
विवाह तो इसी से होगा उनके छोटे बेटे का। यह उनके बिगड़ैल बेटे को साध सकती है। बाकी बहुओं को भी फोटो पसंद आ गई। बड़ी बहू ने देवर जी को तस्वीर दिखाने की जिम्मेदारी ली। छोटा देवर उनका मुंह लगा था। विवाह की पहली रात शुचि ने पति का जो परिचय पाया वो उसकी परिष्कृत रुचि और नाजुक मिजाजी के लिए ग्राह्य नहीं था। ना ही प्रेम और ना ही इज्जत जैसी कोई चीज़ मन में उगी। जल्द ही यह भी बात खुल गई कि वो सस्ती औरतों से रिश्ता रखता है और पास के कस्बे में चौराहे पर कमरा लेकर एक एक रखैल भी रख रखी है। इन बातों ने शुचि को परेशान नहीं किया, उल्टे राहत ही दी। शुचि के चेहरे पर एक चैन बिछ जाता तब वो हफ्तों कोठी पर पड़ा हो। हवेली में उसकी खिलखिलाहट मंदिर की घंटियों से गूंजती। जेठानियों के साथ ठिठोली करती तो कभी बच्चों के साथ उनके खेल में शामिल हो जाती। हवेली के नौकर चाकर आश्चर्य करते, कैसी बहुरानी है ये, न श्रृंगार न पटार न गहनों की लदान, फिर भी दिप दिप करती। पति से मानो कोई वास्ता ही नहीं। 2 बच्चों की माँ बन गई तब भी अभिनय नहीं हो पाई पति की। कोई मलाल भी नहीं अभिनय ना हो पाने का। ना उसके लिए कोई चिंता, ना अपने लिए कोई हीनता बोध। मायके जाती तो उसकी खामोश आंखों से उसके दिल का हाल का पता न लगता। भाभियाँ हंसी करती। शुचि बच्ची तो एकदम में बदल गई, कितनी शांत हो गई। कहाँ तो नाक में मक्खी न बैठने देती थी। ससुराल अच्छे अच्छों की नकेल कस देती है। उनकी हंसी के साथ शुचि भी हंस देती, उनके कहे का अनुमोदन करती सी हंसी। ऐसे ही 22 वर्ष बीत गए। शुचि भरे पूरे मायके से भरे पूरे ससुराल आती जाती रही। बच्चे परिवार के अन्य बच्चों की तरह बोर्डिंग स्कूल भेज दिए गए पढ़ने। स्कूल से कॉलेज गए और फिर पढ़ाई ख़त्म। बेटों की शादी हो गई। ठाकुर साहब का रवैया पूर्ववत था। उनकी अय्याशियाँ उम्र बढ़ने के साथ बढ़ी ही, कम नहीं हुई। ऐसा नहीं था कि उनकी यशगाथा से शुचि का मायका अछूता हो। सभी जानते थे सब कुछ, पर यह कोई अनोखी बात तो थी नहीं। कौन आदमी एक ही औरत से जिंदगी बंधा रहता है। बड़े आदमी के तो ये लक्षण होते हैं। शुचि को तो किसी चीज़ की कमी नहीं लगती। भरा पूरा संसार है उसका। एक औरत को और क्या चाहिए। शुचि अच्छे से जानती थी उसके मायके में भाभियाँ, चाचियाँ, दादियाँ सभी नई पीढ़ी की लड़कियों को उसका ही उदाहरण देती हैं। जब शुचि जैसी लड़की बदल गई तो तुम लोग क्या चीज़ हो। उसके जैसी तेजस्विता लड़की कैसे चुप गाय सी सोच हो गई है। लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए, पानी सा, जिस पात्र में डाल दो वैसी ही बन जाए। न बने तो कैसी थू थू मचे सब और। मायके के सम्मान का भार भी तो बेटियों को ढोना होता है। हमारी शुचि बहुत समझदार लड़की थी। कितना ऊंची पढ़ाई पढ़ी थी, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए उसे सब पता है। ऐसे सबके दिलों में बसने वाली शुचि बुआ एकाएक कैसे मायके ससुराल सब जगह वर्जित नाम हो गई। कहानी के इस पन्ने की सच्चाई कभी किसी को नहीं बताई शुचि ने। बस रामरतन, कन्हाई, राजकुमार सिंह और स्वयं वो, जिन्होंने इस कहानी को रचा था। कलंक को आगे बढ़कर बची सारी जिंदगी के लिए माथे लगाया सौभाग्य की तरह। सिर्फ और सिर्फ यही साक्षी थे उस कहानी के। 5 दिन के प्रवास के बाद उस दिन जब ठाकुर साहब कोठी से घर आए तो साथ में 16-17 वर्ष का एक किशोर भी था। शुचि चौंकी थी, चौंका वो किशोर भी था। इसे काम चाहिए था, ड्राइवरी आती है, मैं ले आया, मेरी गाड़ी चलाएगा। शुचि को फुआ के यहाँ के ललकू बाबू का छोटा नाती याद आ गया। छोटा सा वो बच्चा अपनी माँ के साथ आता था फुआ की हवेली में। उसकी माँ फटकने बीनने का काम करती या फिर अनाज गल्ला धूप में सुखाती उठाती। कन्हाई होना, शुचि का चेहरा काँप गया था। कन्हाई को भी शुचि दीदी की याद हो आई थी। दीदी यहाँ, उसे थोड़ा बहुत याद था। शुचि दीदी हर समय कोई ना कोई किताब ली रहती हाथ में। रात में वो ईया की खटिया में सोता था। ईया राजा रानी राजकुमारी की कहानी सुनाती थी। एक बार एक राजकुमारी के हाथ में सुई चुभ गई तो वो 100 साल के लिए सो गई। 100 साल बाद एक राजकुमार आया, उसने उस राजकुमारी को जगाया और फिर उससे शादी कर ली। कन्हाई को खूब आश्चर्य होता। 100 साल बाद भी राजकुमारी, राजा रानी सब वैसे ही थे, बुढ़े नहीं हुए थे। कहानी सुनते हुए कन्हाई को ये भी लगता कि कहानी वाली राजकुमारी शुचि दीदी हैं और राजकुमार अपने राजकुमार दादा। लड़कपन की बातें शुचि दीदी को देख फिर याद आ गई। लड़कपन में तो वो ये भी सोचता था कि शुचि दीदी और राजकुमार दादा की शादी होगी एक दिन। 5 साल पहले गांव से भाग गया था। गांव के बाहर साधुओं की एक टोली डेरा जमाई थी। हवेली के राम बाबू शुचि के फुआ के पितुआ देवर थे। पक्कड़ आदमी थे, शादी नहीं किए थे। कहते हैं अपनी विधवा भाभी से प्रेम था उन्हें। उनके और उनके 2 बच्चों की खातिर विवाह नहीं किया। साल 6 महीने के लिए घर से गायब हो जाते थे। कभी काशी, कभी हरिद्वार चले जाते थे।
राम बाबू का आश्रय मिला उन्हें। कन्हई भी उनकी सेवा टहल करता, चिलम भरते भरते कष्ट लेना भी सीख लिया। जब साधुओं का डेरा उठा तो वो भी पीछे चल पड़ा। उनके साथ साथ खूब भटका, बहुत से काम भी सीख लिए। उसी दौरान तरह तरह का खाना बनाना सीखा, जीभ के स्वाद और पेट की भूख को नियंत्रित करना सीखा। एक बार साधुओं की टोली कुंभ के दौरान इलाहाबाद में थी। संगम पर उनका भी डेरा था। वहीं एक बहुत बड़े इलाकेदार भी पत्नी सहित कल्पवास कर रहे थे। कन्हई उनसे खूब हिल मिल गया। मेम जैसी गोरी चिट्टी ठकुरानी बड़े नरम दिल थीं। उनके टेंट में एक छोटी सी गृहस्थी बसी थी। एक मतवा थी जो खाना बनाती थी और एक बूढ़े बाबा थे जो ठाकुर साहब की हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखते थे। अब इस कुनबे में कन्हई भी शामिल हो गया था। लड़कवा था तो जांगर भी खूब चलता था। ठकुरानी उसे लेकर पूरा मेला घूम आती। संगम क्या कोई छोटा मोटा स्थान था? जहाँ तक नज़र जाती टेंट ही टेंट। पूरे देश से श्रद्धालु आते थे माघ महीने में कल्पवास के लिए। दुनिया भर के साधुओं और धर्मगुरुओं का भी डेरा जमा रहता था वहाँ। कन्हई ठाकुर परिवार के साथ खूब घुल मिल गया था। ठाकुर साहब उसे कहते रहते, मेला खत्म होने पर मेरे साथ चलना। क्या साधुओं के साथ ज़िंदगी खराब कर रहा है? ठकुरानी को भी कन्हई से मोह हो गया था। लिहाजा मेला खत्म होते ही कन्हई ठाकुर साहब के लाव लश्कर के साथ उनके गांव चल दिया। ठाकुर साहब के यहाँ खाना कपड़ा रहना सोना सब बात का आराम था, पर कन्हई भी बड़े सहज मन से उस परिवार का हो गया था। खेत का काम, मवेशियों का काम, घर के काम, कोई भी काम करने को तैयार रहता। वहीं रहकर उसने ट्रैक्टर, ट्रक, जीप, कार भी चलाना सीखा। ठाकुर साहब के लठैतों के संग लाठी भांजना भी सीखा। उसका उत्साह और हर कार्य करने को की ललक और परिश्रम ने उसको खूब निखारा। ठाकुर साहब का लड़का भी उससे स्नेह करता था, अपने साथ रखता, छावनी पर ले जाता, शिकार पर ले जाता। जिस दिन खुश होता अपनी बंदूक उसे थमा देता, चलाओ। पहली बार बंदूक हाथ में ली तो लगा अभी हाथ से छूट जाएगी, इतनी भारी होती है नहीं पता था। बाद में तो सब तरह की बंदूक, रिवॉल्वर चलाने की महारत हासिल कर लिया। छोटे ठाकुर की रिश्तेदारी थी इस परिवार में। एक बार आए तो कन्हई पे रीझ गए। कन्हई का मन भी उस समय बहुत उचाट था। बड़े ठाकुर और ठकुरानी 7 महीने के अंतराल में स्वर्ग से धार गए थे। पहले ठाकुर साहब, पीछे ठकुरानी। अनाथ हो गया वो। इतना तो अपने बप्पा के मरने पर उसे नहीं अखरा था। छोटे ठाकुर ने एक बार पूछा उससे, चलेगा मेरे साथ मेरे गांव? वो फौरन तैयार हो गया, बोरिया बिस्तर बांधकर, और आ गया उनके साथ। यहाँ सुची दीदी को देख अपने लड़काई की बात याद आ गई। बहुत साल पहले अपनी उस लड़काई की सोच वो बेध्यानी में ठाकुर साहब को भी बता गया, बहुत बाद में, बिटिया के ब्याह के बाद। तब तक तो कन्हई छोटे ठाकुर और सुची दीदी के लिए सबसे ज़रूरी व्यक्ति हो गया था। छोटे ठाकुर के साथ कन्हई है तो सुची भी निश्चिंत हैं और घर वाले भी निश्चिंत हैं। और सुची दीदी के सरताज छोटे ठाकुर कन्हई के लिए देवतुल्य। छोटे ठाकुर भी कन्हई से स्नेह रखते, मूड में होते तो खूब बतियाते दुनिया जहान की बातें, उसकी बीती जिंदगी की बात, उसके बचपन की बात। वो भी रौ में आकर सब बताता चला जाता, न बताने वाली बात भी बता देता। कौन सी बात का कैसा मतलब निकाल लिया जाएगा, उसके सादा दिल दिमाग में इसे समझने की सहूलियत नहीं थी। उस दिन ऐसे ही रौ में आकर कन्हई बताता चला गया, कैसे सुची दीदी, उनके भाई लोग छुट्टियों में अपनी फुआ क्या जाते थे। सुची दीदी तो पहचानी ही नहीं जाती, तब कैसी अल्हड़ मस्त रहती थी। तेज सिर्फ चेहरे पर नहीं था, जबान में, चाल में, बात में, सब में तेज भरा था। और हमरे राजकुमार भैया लाखों में एक। हम सब लड़कई में यह समझते थे कि सुची दीदी हमरे राजकुमार भैया की दुल्हन बनी हैं। पता नहीं छोटे ठाकुर ने कन्हई की बातों का क्या मतलब लगाया, पर अपनी माननी पत्नी का मान भंग करने हेतु एक दुखती रग उनके हाथ में आ गई थी। उस रात ठाकुर साहब को कमरे में आता देख सुची चौकी भी थी और परेशान भी हुई थी। वर्षों से ठाकुर साहब कमरे में आना छोड़ चुके थे। कभी कभार ऊपर चढ़ते भी तो कमरे के बाहर रखी कुर्सी पर ही बैठकर बातचीत कर लेते। इस बातचीत में निज कुछ नहीं होता था, बच्चों, परिवार, रिश्तेदार से संबंधित बातें ही होती थीं। सुची और वो एक कमरे में नहीं रहते, साथ नहीं सोते। प्रकट रूप में ये बात एक पत्नी के लिए अपमानजनक था, पर यही बात सुची के लिए राहत थी, बड़ी राहत। शराब के नशे में लड़खड़ाते शरीर को सहना उसे अभी तक पीड़ा से भर देता। शुक्र था ये पीड़ा कभी कभार की थी, और फिर धीरे धीरे ठाकुर साहब ने ऊपर अपने कमरे में आना ही छोड़ दिया था। उस रात ठाकुर साहब का आना सामान्य नहीं था। वो दहाड़ते हुए आए थे, बार बार राजकुमार सिंह का नाम लेते, सुची के चरित्र पर लांछन लगाते। शोर शराबा, हंगामा सुन सभी अपने कमरों से बाहर आ गए। घर भर के लिए नाम अजनबी था।
कन्हाई शुचि के पैरों में गिर पड़ा। दीदी, हमरा के जूता से मारी रहो रे, हमरे करियर जीभे से बाबू साहब के नाम निकलल है। शुचि सन्न। कुछ देर लगी थी उसे समझने में कि आखिर बात क्या है। अब तो यह आए दिन की बात हो गई, रोज पीना और गंदी गालियां बकना। जिस पत्नी के दैवीय और गर्वीले चितवन ने पहली ही रात उन्हें पराजित कर दिया था और इस सच से साक्षात भी करवा दिया था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर 7 फेरों में बांध कर जिसे वो अपनी पत्नी बनाकर लाए हैं, वो उनकी हवेली की छोटी बहू तो बन गई है, पर 7 जन्म वो उसके हृदय कपाट को खोल नहीं पाएंगे। अजीब सी बात थी, ना वो कुछ कहती, ना उनकी किसी बात का विरोध करती थी। बिस्तर से लेकर कमरे के बाहर वो उनके हर कहे को शिरोधार्य करती रहीं। कभी अपनी इच्छा अनिच्छा कुछ जाहिर नहीं किया। हसरत ही रह गई उनकी कि कभी तो ये औरत अधिकार से उनसे कुछ मांगे, लड़े या झगड़े, पर वो तो निष्ठुर पाषाण प्रतिमा ही बनी रही। विवाह में जो गहने इधर से चढ़े या उधर से मिले, उन गहनों के अलावा पिछले 25 वर्षों में शायद उसने अपने लिए एक अंगूठी भी नहीं बनवाई। सास जेठानियाँ ननदें जब कपड़ा लत्ता खरीदती उसके लिए भी खरीद लिया जाता। जेठानियों को अपनी देवरानी पर लाल हरा सजता लगता तो वे वही ले आती। सास को लगता उनकी छुटकी बहू तो पीले रंग में सोने सी दमकती है तो वो पीला ले आती। ननंदों को अपनी सुंदरी भाभी पर गुलाबी भाता तो गुलाबी आ जाता। गरज ये कि अलमारी में हर रंग थे, पर किसी को नहीं पता था कि शुचि को दरअसल कौन सा रंग पसंद है। उस दिन शाम से ही अधियाए हुए थे छोटे ठाकुर। रंडी कहीं की महतारी बाप दलाली करते थे, बेटी से धंधा कराते थे। आंगन में चीख चीख कर कहे जा रहे शब्द शुचि के कानों में अंगारे बरसा रहे थे। कन्हाई हाथ जोड़कर मनुहार कर रहा था, बाबू साहेब कमरा में चलीं, पर बाबू साहेब तो उन्मत्त हाथी की तरह चिंघाड़ रहे थे। कमरे में बैठी शुचि का चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो गया था। उसी दिन आधी रात के बाद हवेली से 2 छायाएं निकली थीं। सिर पर शुचि का संदूक लादे कन्हाई और उसके साथ दुबकी से एक स्त्री छाया। महज 40-45 किलोमीटर दूर था कन्हाई का गांव, यानी फुआ का गांव, यानी राजकुमार सिंह का गांव। 3 दिन लगे थे पहुंचने में। रात रात चलते थे दोनों, सड़क से दूर खेतों खेतों, किसी अमराई या खंडहर में दिन गुजारते। कन्हाई खाने पीने की व्यवस्था करता, सत्तू गुड़ जैसी चीज़ें। शुचि मन से टूटी हुई, तन से बीमार, ठंड लग गई, बुखार चढ़ गया। राजकुमार सिंह की बड़ी सी हवेली के बगल वाली गली में थे दोनों। शुचि धक से रह गई। ये हवेली, ये घर, ये गली सब पहचाने हुए। हवेली के आगे बड़ा सा आहता मंदिर, फिर बांध की चढ़ाई चढ़ते शुचि हाफ गई। इसी बांध पर कैसे दौड़ते हुए चढ़ जाया करती थी। दीदी जी, भोर होने को है, बाबू साहब अभी कुछ देर में आएंगे टहलने, कन्हाई ने कहा। शुचि अंधेरे में देखने की कोशिश कर रही थी। सामने राप्ती बह रही थी अपनी पूरी रवानी से। आप इधर बैठें। कन्हाई ने नदी के तरफ उतार कर एक पेड़ के नीचे कपड़ा बिछा दिया। शुचि वहीं पर गुड़ी मुड़ी होकर पड़ गई, कुछ अचेत सी। उसके बाद उसे होश आया तो इस खंडहर नुमा घर में। राजकुमार सिंह रोजाना की तरह बांध पर टहलने आए थे, ये उनका नियम था। कन्हाई ने दूर से उनको आता देख लिया, दौड़ता हुआ करीब पहुंचा। बाबू साहेब, बाबू साहेब। उसकी पुकार सुनकर उसे दौड़ता हुआ अपने करीब आता देख राजकुमार थमक कर खड़े हो गए। कौन है? बाबू साहब, हम हैं कन्हाई। कौन कन्हाई? आवाज़ में कड़क थी। अंधेरा अभी छटा नहीं था। फिर यह आदमी इस गांव का नहीं लगता, इससे पहले कभी देखा नहीं। लड़कू बाबा का नाती, छोटे में आते थे अम्मा के साथ। कन्हाई समझ नहीं पा रहा था कैसे परिचय दे अपना। जमाना बीत गया, अब कहाँ याद होगी उनको उसकी। पता नहीं शुचि दीदी की याद है या नहीं। अरे तू तो भाग गया था ना, कहाँ था अब तक? कन्हाई की सांस में सांस आई। आखिर बाबू साहब को याद आ गया। लंबी कहानी है बाबू, पर वो उधर दीदी साहब। हाथ से इशारा करते कन्हाई रुआसा हो गया। क्या बात है कन्हाई, कौन है ये? पेड़ के नीचे अचेत पड़ी उस महिला पर तब तक उनकी नज़र पड़ चुकी थी। शॉल से बाहर निकले हाथ पैरों की कोमलता देख किसी बड़े घर की महिला दिखती थी। कन्हाई के साथ कैसे? दाऊ, शुचि दीदी हैं। शुचि? राजकुमार सिंह को लगा कुछ गलत सुन लिया है उन्होंने। न समझने के अंदाज में उन्होंने कन्हाई को देख और उधर बढ़ गए थे जिधर शुचि पड़ी थी। अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है। शुचि सन्निपात की हालत में थी। क्या करें, हवेली में ले जाना क्या ठीक रहेगा? नहीं, फिर जा देख कोई नाव हो आसपास। कन्हाई दौड़ गया देखने। कुछ देर में ही वापस आ गया। नाविक भी साथ था। नदी के उस पार उनकी छावनी थी।
राजकुमार सिंह के बाबा वहीं रहते थे। अब वो घर खंडहर सा हो गया था। खेती बाड़ी का काम देखने राजकुमार सिंह वहाँ आते जाते रहते थे। शुचि को वहीं भेजना होगा। नदी के उस पार था वो गांव, पर जिला दूसरा हो जाता था, देवरिया। इस पार का गांव गोरखपुर में पड़ता था। कन्हई सोच में डूबा था। नाव तो कैसे पहुंचाए शुचि दीदी को, वो तो बेहोश हैं। शुचि, शुचि! राजकुमार सिंह शुचि को पुकार रहे थे। महीनों की बीमार लग रही औरत शुचि है, विश्वास करना कठिन था। एक पल को सोचा था राजकुमार सिंह ने, और फिर शुचि को अपनी बाहों में उठा किनारे की ओर बढ़ गए थे। शुचि की कमजोर काया को बाहों में उठाए उस क्षण उन्हें यह महसूस हुआ, इसे इस तरह उठाकर तो वो सारी जिंदगी चल सकते हैं। अचेत शुचि और कन्हई को लेकर नाव उस पार चली गई थी। लौटकर उन्होंने जीप निकाली थी। पास ही के कस्बे के पीएससी के अस्पताल में पदस्थ राम रतन सिंह के पास पहुंचे थे। उन्हें लेकर वापस वहीं राप्ती के तट पर आए थे। जीप सहित नाव से नदी पार कर छावनी पर पहुंचे थे। उनके बाबा के ज़माने का ये घर खपरेल का था। 2-4 कमरे ही ठीक हालत में थे, जिसमें जब वो या परिवार का कोई आता तो रहता रुकता था। उन्हीं में से एक में कन्हई ने शुचि को लिटाया था। बुखार में बेसुध शुचि को देख राम रतन भी सन्न रह गए थे। कन्हई ने सारी कहानी सुनाई। पर तूने उनकी बात मानी क्यों? क्यों साथ चला आया? राम रतन कन्हई पर ही जल्ला पड़े थे। बाबूजी, दीदी सन्निपात की हालत में थी, साथ ना आता तो कुछ कर बैठती। कन्हई रुआसा हो गया। राम रतन ने फौरन 2-3 इंजेक्शन लगाए। सिरहाने बैठे शुचि का सिर सहलाते रहे। राजकुमार सिंह बाहर आराम कुर्सी पर बैठे सिगार फूंकते सोच में गुम, कभी कभी सिर घुमाकर अंदर कमरे में देख लेते। रात तक में शुचि का बुखार उतरा था। वो चैतन्य होकर बैठ गई थी। दिद्दा, आप कैसी हो? राम रतन ने पूछा था। ठीक हूँ भैया, राजकुमार जी को बुला दो। यही हैं, बुलाता हूँ, कहकर राम रतन बाहर बैठे राजकुमार सिंह को बुला लाए। राजकुमार आकर उसी कुर्सी पर बैठ गए जिस पर राम रतन बैठे थे। चुपचाप शुचि का चेहरा देखते रहे। कितना समय बीत गया, पर क्या कभी अपनी स्मृति से ओझल कर पाए थे वो शुचि को? दुबली पतली ये प्रौढ़ा, धसी हुई आंखें, पीला चेहरा, उलझे बाल। इस रूप में ऐसे भेंट होगी कभी, ऐसी कभी कल्पना भी नहीं की थी। जीवन कब कैसा रूप धरकर सामने आ जाएगा, कोई कहाँ जान पाता है। विधि के लेख वही जाने। शुचि, कहकर उन्होंने उसका हाथ थामा और उनकी आवाज़ टूट गई थी, और मानो कोई बांध सा टूट गया हो। शुचि बिलक बिलक कर रो पड़ी थी, उनका हाथ पकड़कर लगभग उस हाथ पर झुकी हुई। इतना करुण रुदन! कन्हई बाहर बरामदे में जाकर सिसक उठा था। राम रतन को लगा शुचि दिद्दा को कुछ हो न जाए, पहले बुखार में पस्त हैं। वो संभालने के लिए आगे बढ़े थे, पर राजकुमार सिंह ने आंख के इशारे से उन्हें रोक दिया था। वो रुक गए थे, पर राजकुमार सिंह पर उन्हें खीजू आई थी। कैसे तो निश्चल बैठे हैं, बुत जैसे। क्या वो शुचि दिद्दा को सांत्वना के 2 बोल भी नहीं बोल सकते थे? दिद्दा भी कहाँ लौ लगा बैठी। कुछ देर बाद शुचि स्वयं चुप हो गई। पानी पियोगी? राजकुमार सिंह ने पूछा था। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। राजकुमार ने सिरहाने रखे लोटे से गिलास में पानी डालकर दिया उन्हें। एक सांस में गुटक गई थी शुचि दिद्दा गिलास भर पानी, और जब बोली तो आवाज़ साफ संयत थी। कुछ मांगूंगी तो दोगे मुझे? सीधे राजकुमार सिंह की आंखों में देखते हुए पूछा। कुछ भी तुम कहो। राजकुमार सिंह की आवाज़ में दृढ़ता थी। मुझे अपनी रखैल बना लो। सीधे उनकी आंखों में देख रही थी दिद्दा। राम रतन आज भी उस दिन को याद कर सिहर उठते हैं। बोलो, दोगे मुझे ये ओहदा? राजा हो, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है? मेरे नाम ज़मीन मकान करना, बगीचा तालाब करना। मैं वादा करती हूँ मरने तक तुम्हारी रखैल कहलाऊंगी। पर तुम भी एक वादा करो, कभी कुछ भी हो जाए मुझसे मिलने मत आना। कर पाओगे घाटे का सौदा? दिद्दा, पागल हो गई हो क्या? होश भी है? क्या कह रही हो? राम रतन चीख उठे थे। राजकुमार सिंह ने एक बार भरपूर नज़र से शुचि को देखा था और कमरे से बाहर निकल आए थे। पीछे पीछे हड़बड़ाते लड़खड़ाते राम रतन दौड़े। दादा, उनकी बात पर ध्यान न दीजिए, अभी बहुत गुस्सा है उनको। मैं ले जाता हूँ अपने साथ। कुछ दिन हम लोगों के साथ रहेंगी, फिर मैं स्वयं इन्हें घर पहुँचा आऊँगा। राजकुमार सिंह ने उन्हें कंधे से घेर कर उदास आवाज़ में इतना ही कहा। अपनी बहन को अब तक नहीं जान पाए तुम भाई? वो मर जाएगी, पर लौट कर फिर उस घर में नहीं जाएगी। मुझे उसे जीवित रखना है। उसके जीवन के लिए उसकी कोई भी शर्त माननी होगी भाई। अपने साथ उसे जोड़ कर रखने का कभी सपना देखा था? इस तरह जोड़ना होगा, नहीं पता था। अगली बार जब वो आए थे तो वो मकान, ज़मीन, जाने कितने बीघा खेत, मकान से सटा बगीचा, सब शुचि के नाम पर कागज़ थमाने।
स्कूल का काम शुरू करवाने की पूरी योजना और स्कूल की मैनेजर सुचित्रा। उसके बाद फिर कभी राजकुमार सिंह उस गांव में नहीं देखे गए। पर अफवाहों का क्या? सुचि उस पूरे क्षेत्र में राजकुमार सिंह की रखैल जानी जाने लगी। एक ही दिन में तो स्कूल खड़ा नहीं हो गया था, ना ही वो छोटा सा मकान ही एक दिन में बना। पूरा तैयार होते होते साल 1.5 साल लग गए थे। तब तक सुचि बुआ और कन्हाई उसी खंडहर से मकान में रह रहे थे। राम रतन सिंह ही पर उनकी सारी जिम्मेदारी थी। राजकुमार सिंह फिर कभी सुचि बुआ के इर्द गिर्द भी नजर नहीं आए। सुचि बुआ के पति अपने लठैतों के साथ उनके मायके जाकर खूब बकझक कर आए। लठैतों के साथ भीतर जनाने में घुसकर सुचि बुआ की तलाश में एक एक कमरा छान मारा। गुस्से में मुंह से झाग उगलते पूरे घर वालों को माँ बहन की गाली देते रहे। गांव इकट्ठा हो गया, पूरा तमाशा बन गया। फिर तो यह आए दिन का कांड हो गया। महीने 1.5 महीने में यह दोहराया ही जाता। ठाकुर साहब नशे में चूर होकर जीप अपने ससुराल की तरफ दौड़ा देते, खूब गाली गलौज करते और थककर वापस लौट आते। राजकुमार सिंह के पीछे उन्होंने अपने जासूस भी रख छोड़े थे, जो उन्हें राजकुमार सिंह के पल पल की खबर देते थे। वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, सारी बातें उन तक पहुँचती। सुचि और कन्हई का कुछ पता नहीं था। पता नहीं धरती लील गई उन्हें कि आसमान खा गया। दिन बीत रहे थे और उसी अनुपात में सुचि बुआ की बदनामी एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे गांव पहुंच रही थी और पहुंचाने वाले उनके परमेश्वर ही थे। जब कहीं पी लेते, पत्नी के चरित्र की धज्जियां उड़ाने के अलावा उन्हें कुछ और नहीं सूझता। नौकर के साथ भागी उनकी पत्नी उनके गले में मछली के कांटे के समान अटकी थी, जो निगलने उगलने दोनों कोशिश में दुखती। पर मायके वालों को जब तक शुचि प्रकट नहीं हो गई, तब तक यही लगता रहा कि उनकी शुचि ने जरूर किसी नदी में कूदकर जान दे दी है और कन्हई मारे डर के कहीं दूर देश निकल गया है। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब स्कूल और मकान तैयार हो गया। जिले का पहला बोर्डिंग स्कूल था वो। अखबारों में विज्ञापन दिया गया। प्रिंसिपल के नाम की जगह सुचिता सिंह था। मैनेजर भी वही थी। खबर छोटे ठाकुर तक भी पहुंची। जासूसों ने भी सुनिश्चित कर दिया कि यह उनकी ही सुचिता है। स्कूल जिसकी सर्वे सर्वा उनकी पत्नी थी, वो राजकुमार सिंह की ज़मीन पर बना है। ये पता चलते ही ये समझना कोई मुश्किल नहीं था कि सारा रुपया भी उन्हीं का लगा है। आखिर वो सही थे। भागकर अपने आशिक के पास ही गई थी रंडी। गुस्से में उनके दिमाग की नसें फड़कने लगी थीं। जीप निकलवाए और 4 आदमी के साथ पहुंच गए सुचि को लिवाने, पर सुचि ने कठोर शब्दों में मना कर दिया। अच्छा हुआ तुम आए, अपनी आंखों से देख लो। तुम्हारे साथ जाने का तो सवाल नहीं है। जो लांछन तुमने मुझ पर लगाए थे, उसे सच में जीऊँगी मैं। तुम्हारी पत्नी घर के नौकर के साथ भाग गई थी ना, ऐसा तुम्ही ने प्रचारित किया है। अब बाकी की ज़िंदगी हर तरफ मैं प्रचारित करूँगी कि मैं राजकुमार सिंह की रखैल हूँ। अपने जीते रहने के एवज में, इस ज़मीन मकान स्कूल के एवज में राजकुमार सिंह के साथ यही सौदा हुआ है मेरा। हालांकि किसी ने भी राजकुमार सिंह को शुचि बुआ, न उस स्कूल और न उस गांव के इर्द गिर्द कभी देखा। फिर भी पूरे इलाके में दबी जवान खुसफुस में उन्हें राजकुमार सिंह की रखैली मानते थे लोग। आखिर कौन सा आदमी सेंत में किसी औरत को कुछ देता है? यहाँ तो एक साम्राज्य ही खड़ा कर दिया था शुचि के लिए राजकुमार सिंह ने। उनकी नीली फिएट उस पूरे इलाके में लोग पहचानते थे। ड्राइविंग सीट पर बैठे कन्हई को भी सभी पहचानते थे। कन्हई का भी विवाह हो गया था। उसका परिवार भी वहीं स्कूल में रहता। पत्नी और एक बेटी, यही परिवार था कन्हई का। पर उसकी दुनिया तो शुचि दीदी थी। शुचि भी उसके परिवार को अपना ही परिवार मानती। पत्नी राधा जहाँ शुचि की रसोई संभालती, उसकी छोटी सी बेटी उसी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। कन्हई और उसके परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बैंक में स्कूल की कमाई का कुछ पैसा था ही। बाकायदा उसकी और राधा की तनख्वाह बंदी थी, जो सीधे बैंक में जाती थी। कुछ ज़मीन भी कर गए थे उसके नाम राजकुमार सिंह। बाकी तो शुचि का रख रखाव रहन सहन किसी महारानी वाले ठसके से कम नहीं था। अपनी तनख्वाह सारी वो शान शौकत और अपने यहाँ काम करने वालों में लुटा देती थी। उन्हें अच्छे से पता था उनके मरने से पहले कोई भी इस साम्राज्य को उनसे नहीं ले सकता था, और बाद में भी सारा इंतज़ाम उन्होंने कर दिया था। बस यही इतनी सी कहानी थी शुचि बुआ की। हर बार गांव आने पर चारू मन ही मन संकल्प लेती, इस बार लौटकर पहली कहानी शुचि बुआ पर ही लिखनी है, पर हर बार कलम साथ छोड़ देती। कितनी बार मन हुआ कि अरुण को शुचि बुआ के बारे में बताए, शुचि बुआ और राजकुमार सिंह बाबा के प्रेम के बारे में बताए, पर एक संकोच आड़े आता है। संदेह है कि अरुण अब समझ सकेगा इस प्रेम को, शुचि बुआ के विराट व्यक्तित्व को। एक बार शुचि बुआ ने कहा था,
बिट्टी, जीवन में एक भी ऐसा व्यक्ति पा सको जो तुम्हारे होने पर बिना कोई प्रश्न चिन्ह किए विश्वास कर ले तो जान लेना तुम्हारी रईसी कोई छीन नहीं सकता। मैंने तो ऐसे 3 व्यक्ति पाए इस जीवन में, तुम्हारे बाबा, कन्हाई और राजकुमार सिंह। उसे अभी संदेह है कि अरुण उसके जीवन का वही एक व्यक्ति है जो उसके होने पर बिना किसी संदेह विश्वास करे। चारू का मन हुआ था पूछे, बुआ इतना बड़ा निर्णय ले लिया, कभी अपनी संतान के बारे में नहीं सोचा? इस तरह का जीवन चुनने से पहले अपनी विवाहित बेटी के विषय में नहीं सोचा? नैयर से जरा से कलंक से बेटियों के सिर ससुराल में हमेशा नीचे रहते हैं। फिर अपनी माँ का ये अपयश उनकी बेटी ने किस तरह संभाला होगा? चारू ये सवाल शुचि बुआ से तो नहीं पूछ पाई थी, पर वर्षों बाद उनकी बेटी से मिलने पर यह सवाल करने से खुद को नहीं रोक पाई थी। अंजलि बुआ उसके ब्याह में आई थी। पहली बार उन्हें चारू देख रही थी। उनकी हंसी देखकर कोई भी कह सकता था वो शुचि बुआ की ही लड़की हैं। चारू जानती थी ये शायद उनकी पहली और आखिरी मुलाकात हो। वो अमेरिका में रहती थी, संजोग से इस समय यहाँ थी। चारू ने सारा संकोच त्याग अकेले में उनसे पूछ ही लिया, आपको अपनी ससुराल में कभी किसी ने बुआ को लेकर कोई तंज नहीं कसा? अंजलि मुस्कुरा दी थी। बिट्टो, ससुराल और पति बड़ी टेढ़ी चीज़ होते हैं। पत्नी का मान उसका पति बनाता है। शुरू शुरू में तुम्हारे फूफा साहब ने भी अम्मा को लेकर कुछ हल्की ओछी बातें करके मुझे नीचा दिखाना चाहा। मैंने एक दिन अच्छे से समझा दिया। आगे फिर कभी मेरी माँ के लिए इस लहजे में बात करने से पहले एक बात जान लो, मैं भी उसी माँ की बेटी हूँ। ऐसा ना हो वही कहानी इस घर में भी दोहराई जाए। तुम्हारे फूफा साहब डिप्लोमेट थे, बड़े बड़े राजनीतिक मसलों में कब कौन सी नीति अपनानी है भली भांति जानने वाले। अपने घर के मसले पर कैसे चूक होती उनसे? वो दिन और आज का दिन कभी माँ को लेकर कोई हल्की बात नहीं कही उन्होंने। चारू आश्चर्यचकित सी सोच रही थी, काश आज शुचि बुआ जिंदा होती। काश वो जान पाती कि उनकी जात का भरोसा सिर्फ 3 लोग नहीं करते थे। उनका अपना खून, उनकी अपनी बेटी भी शामिल थी उन भरोसा करने वालों में। सच कितनी रईस थी शुचि बुआ। अभी आपने सपना सिंह जी की लिखी हुई कहानी सुनी, अपनी सी रंग दी नीरे। अपने मान को बनाए रखने के लिए शुचि जैसी स्त्री ने समाज के अपमान को भी सहा। ऐसी जीवट वाली स्त्री ही इतिहास बना सकती है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और हाइप ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।